डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु होते हैं जो इतने घने होते हैं कि वे गहरे गुरुत्वाकर्षण सिंक बनाते हैं। 2. प्राचीन ब्लैक होल डार्क मैटर का स्रोत है। यह सिद्धांत प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों, 1 और 2। अगला प्रश्न था, चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एकमात्र ऐसा मांसाहारी जीव है जो अत्यधिक शिकार के कारण भारत से समाप्त हो गया। 2. अफ्रीकी चीता आकार में एशियाई चीता से बड़ा होता है। 3. अफ्रीकी और एशियाई चीता दोनों को IUCN की रेड लिस्ट में संकटाग्रस्त यानी एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, उजाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व की सबसे बड़ी जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश योजना है। 2. इस योजना का क्रियान्वयन नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, चुनाव प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 2. चुनाव प्रचार के लिए किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों, 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से देश तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा साझा करता या करते हैं या फिर है? 1. इराक, 2. ईरान, 3. अफगानिस्तान, 4. उज्बेकिस्तान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सामूहिक सुरक्षा संधि के समापन पर उत्पन्न हुआ, जिस पर 15 मई 1992 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। 2. यह एक सैन्य गठबंधन है जिसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और ताजिकिस्तान शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है जिसे राशन कार्डों से जोड़ा जाएगा। 2. इसमें प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक आदि शामिल होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। 2. आयोग के कार्यों को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 के तहत स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों, 1 और 2। अगला प्रश्न था, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद अधिनियमित किया गया था। 2. अधिनियम में 2019 के संशोधन का मुख्य लक्ष्य इसकी धारा 4 का संशोधन करना था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अंतिम प्रश्न था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी PMFME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी MOFPI द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. यह मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी इकाइयों को अपग्रेड करने के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2,
दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी PMFME 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी MOFPI योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, अतः कथन एक सत्य है। इस योजना के तहत व्यय इस प्रकार है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के साथ 90-10 के अनुपात में, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 60-40 के अनुपात में और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र द्वारा 100% साझा किया जाएगा। योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है जो मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छुक हैं, वे अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के साथ पात्र परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती है, अतः कथन दो सत्य है। रुपये का प्रारंभिक वित्त पोषण 40,000 प्रति स्वयं सहायता समूह यानी SHG सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जल्लीकट्टू एक प्रतिस्पर्धी खेल के साथ साथ सांड मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है जो उन्हें प्रजनन के लिए पालते हैं। 2, जल्लीकट्टू मट्टू पोंगल के एक भाग के रूप में आयोजित एक खेल है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो, यानी दोनों कथन सत्य हैं। कोविड-19 के दैनिक मामलों में भारी वृद्धि के कारण वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट और तिरुपतूर में जिला प्रशासन ने सुरक्षा उपायों के तहत पोंगल त्योहार से पहले जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जान लेते हैं जल्लीकट्टू के बारे में। यह 2000 साल से अधिक पुरानी परंपरा है। जल्लीकट्टू एक प्रतिस्पर्धी खेल के साथ साथ सांड मालिकों को सम्मानित करने के लिए एक आयोजन है जो उन्हें प्रजनन के लिए पालते हैं। यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार के लिए एक बैल को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यदि वे विफल हो जाते हैं तो बैल मालिक पुरस्कार जीत जाता है, अतः कथन एक सत्य है। यह जनवरी के दूसरे सप्ताह में मट्टू पोंगल के एक भाग के रूप में मनाया जाता है, अतः कथन दो भी सही है। जल्लीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के देशी बैलों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। जल्लीकट्टू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोकप्रिय देशी नस्लों में कंगायम, पुलिकुलम, उम्बाला चेरी, बरगुर और मलाई माडू शामिल है। संरक्षणवादियों और किसानों का तर्क है कि जल्लीकट्टू उन नर जानवरों की रक्षा करने का एक तरीका है जो खेती के लिए नहीं, मांस के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC 1951 में केवल एक बार प्रकाशित हुआ था। 2, संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। 3, नागरिकता के हकदार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन, यानी सभी कथन सत्य है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को अधिनियम पारित होने के बाद तीसरी विस्तारित समय सीमा तक भी अधिसूचित नहीं किया है। 9 जनवरी 2 संसदीय समितियों से नियम बनाने के लिए मांगे गए विस्तार का आखिरी दिन था। नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर 1951 यानी NRC 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया एक रजिस्टर है। NRC वर्ष 1951 में केवल एक बार प्रकाशित हुआ था, अतः कथन एक सत्य है। 1951 की NRC और 1971 की मतदाता सूची 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक को एक साथ विरासतीय यानी लीगसी डेटा कहा जाता है। नागरिकता को भारतीय संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।
संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। अतः कथन 2 और 3 भी सही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह ब्यास नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। 2, इसे मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN साइट के रूप में भी जाना जाता है। 3, यहाँ बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। असम सरकार ने हाल ही में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान 78.82 वर्ग किलोमीटर में 200.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जोड़ने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। ओरांग में जोड़े जाने वाले क्षेत्र में घड़ियाल यानी गेवियलिस गैंगेटिकस को फिर से बसाए जाने की संभावना ने वन्यजीव विशेषज्ञों को उत्साहित किया है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यह असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। अतः कथन 1 असत्य है। इसे 1985 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह देश का 49वां टाइगर रिजर्व भी है, जिसे 2016 में अधिसूचित किया गया था। इसे मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN साइट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दोनों पार्कों में दलदल और घास के मैदानों से बना एक समान परिदृश्य है। अतः कथन 2 सत्य है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर गैंडों का एकमात्र स्थान है। जनवरी से मार्च 2017 के बीच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा किए गए बाघ आकलन के अनुसार ओरांग का बाघ घनत्व 35.44 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है और इस प्रकार यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को प्रतिस्थापित कर सकता है। 2014 में काजीरंगा में सबसे अधिक बाघ घनत्व यानी 12.72 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। अतः कथन 3 सत्य नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रवासी भारतीय दिवस 1915 में महात्मा गांधी की भारत वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित संस्थानों को प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सत्य नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सत्य हैं। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अतः कथन 1 सत्य है। इस अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार और भारत को जानो क्विज जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। अब जान लेते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के बारे में। अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित और संचालित एक संगठन या संस्था जिन्होंने विदेशों में भारत की बेहतर समझ में अहम योगदान दिया है को दिया जाता है। अतः कथन 2 भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा जीवाश्म ईंधन को जलाना है। 2, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। 3, SO2 का अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सत्य है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा जीवाश्म ईंधन को जलाना है। अतः कथन 1 सत्य है। SO2 उत्सर्जन के छोटे स्रोतों में शामिल है
औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे अयस्क से धातु निकालना, प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी, लोकोमोटिव, जहाज और अन्य वाहन और भारी उपकरण जो उच्च सल्फर सामग्री के साथ ईंधन जलाते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। SO2 स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकता है। SO2 का अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है। अतः कथन 3 सत्य है। अस्थमा से पीड़ित लोग, विशेषकर बच्चे, SO2 के इन प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। 2. वर्ष 2021 को ईयर फॉर यूनिकॉर्न के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें वर्ष में 40+ यूनिकॉर्न जोड़े गए हैं। 3. भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का दावा करते हुए एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सत्य है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सत्य हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT आज से इस महीने की 16 तारीख तक पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। अतः कथन 1 सत्य है। इस सप्ताह भर चलने वाले नवाचार उत्सव का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है। इसे पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह देश के प्रमुख स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों, इंक्यूबेटरों, फंडिंग संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाएगा। DPIIT ने अब तक 61,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। स्टार्टअप की दुनिया में 2021 को ईयर फॉर यूनिकॉर्न के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें वर्ष में 40 से अधिक यूनिकॉर्न जोड़े गए हैं। अतः कथन 2 भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, पद्मपद, टोटका, हस्तमालक और सुरेश्वर हैं गुप्त युग के रथों के प्रकार। आदि शंकराचार्य के शिष्य, जीवन के विभिन्न चरणों में बुद्ध के घोड़े या फिर जैन भिक्षुओं द्वारा लिखित सूत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य के शिष्य। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA के अध्यक्ष तरुण विजय ने पिछले हफ्ते केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राज्य में आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के संबंध में मुलाकात की। अब जान लेते हैं आदि शंकर के बारे में। उनका जन्म 11 मई 788 ईस्वी को केरल के कोच्चि के निकट कलाडी में हुआ था। उन्होंने 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ में समाधि ली। वे भगवान शिव के भक्त थे। इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता पर कई टिप्पणियां लिखी। वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था, तब वह भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। शिष्य जिन्हें महान आचार्य श्री शंकर की सेवा करने का दुर्लभ और अमूल्य विशेषाधिकार प्राप्त था, उनमें से 4 प्रमुख हैं। गहन शक्ति के लिए पद्मपद, अनुकरणीय सेवा के लिए टोटका, सर्वोच्च आत्म साक्षात्कार के लिए हस्तमालक और गहन शिक्षा के लिए सुरेश्वर। अतः विकल्प बी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य के शिष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार कानून का मसौदा तैयार किया है? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ते कोविड के बीच राजस्थान सरकार ने देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार कानून का मसौदा तैयार किया है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य विधानसभा के आगामी बजट सूत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 के बजट में घोषणा की थी कि राज्य सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करेगा। उन्होंने 3,500 करोड़ की सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना की भी घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को
5 लाख तक का चिकित्सा बीमा लाभ मिलेगा। यह रोगियों, उनके परिचारकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के अधिकारों को परिभाषित करता है। यह हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, इसलिए विकल्प बी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को याद करने के लिए है। 2, वे गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए घोषणा की कि इस वर्ष से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने एक दीवार में जिंदा सील होकर शहादत प्राप्त की थी। अतः कथन 1 सत्य है। अब जान लेते हैं कि साहिबजादे कौन थे। साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अतः कथन 2 सत्य नहीं है। साहिबजादों के नाम थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। साहिबजादों को खालसा में शामिल किया गया था, जो निर्दोषों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाए गए एक कुलीन योद्धा समूह थे। सभी 4 साहिबजादों को 19 साल की उम्र से पहले मुगल सेना द्वारा मार डाला गया था। सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद पुत्रों को अरदास प्रार्थना में 4 साहिबजादे के रूप में सम्मानित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। 2, यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा जारी किसी निर्देश या किए गए निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ अपीलों की सुनवाई और निपटान भी कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अमेजन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के US ई-कॉमर्स के फ्यूचर रिटेल यानी FRL के साथ 2019 के सौदे को निलंबित करने के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में एक अपील दायर की है। अब जान लेते हैं NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए किया गया था। अतः कथन 1 सत्य है। NCLAT दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 यानी IBC की धारा 61 के तहत NCLT द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है। NCLAT IBC की धारा 202 और धारा 211 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है। NCLAT भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा जारी किसी भी निर्देश या किए गए निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने या निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। अतः कथन 2 भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह प्रावधान पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करेगा जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। उपरोक्त विवरण सबसे उपयुक्त रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 47? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।